सचिन पायलट के अनशन के बाद कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है। जयपुर की जंग को लेकर अब पूरी तरह से कहें तो नजर सबकी राजधानी दिल्ली में है और दिल्ली में कांग्रेस का मंथन हुआ है। और अब कल एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कहा कि राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देंगे। पंजाब नहीं बनने देंगे मतलब क्या है इसका? वैसे कल फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक मीटिंग होगी रंधावा की, जिसमें इस मुद्दे पर मंथन होगा। रंधावा ने कहा है कि पायलट के बयानों और भाषणों को स्टडी कर रहा हूं और उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। उधर जयपुर में अनशन के बाद सचिन पायलट दिल्ली में है और कांग्रेस नेताओं से मिल रहे हैं। इधर सीएम गहलोत ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा जो कार्रवाई हुई है किसी प्रदेश में तो राजस्थान में हुई है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा। पहले इस छोटी सी रिपोर्ट को देखते हैं। सचिन पायलट का अनशन, दिल्ली में कांग्रेस का मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष से मिले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा। सुखजिंदर रंधावा बोले, राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दूंगा। पंजाब जैसा बनने भी नहीं दूंगा और ना ही वहां के लीडर पंजाब जैसी कोई बात कर रहे हैं। रंधावा ने कहा, सब कुछ देख रहा हूं, जल्द फैसला होगा। पूरा जो इनके जो घटनाक्रम वहां जयपुर में हुए, आज के नहीं जो पिछले भी हुए, उन सबको मैं इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर राजस्थान को लेकर कल होगी बैठक। सीएम का बयान, भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा कार्रवाई राजस्थान में। राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 आईएएस, आईपीएस सहित कितने लोगों को पकड़ा है? हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा? कहीं। राजेंद्र राठौड़ का बयान, वक्त ही करेगा पायलट की राजनीति का फैसला। सचिन पायलट अब अपनी दूसरी पारी किस रूप से खेलेंगे, राजनीतिक विश्लेषण इस बात की विश्लेषण कर रहे हैं और मैं समझता हूं आने वाला समय बताएगा। तिल भी देखेंगे, तिल की धार भी देखेंगे। रंधावा की दो टूक, राजस्थान नहीं बनेगा पंजाब। तो क्या निकलेगा हल इस समस्या का, इस संकट का? किस तरह से कांग्रेस की आलाकमान इस पूरे मुद्दे से निपटने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। लेकिन पहले आज की डिबेट के, आज की इस प्राइम डिबेट के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं, जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा और बहस होगी। पहला सवाल की अगर बात करें तो राजस्थान नहीं बनेगा पंजाब, तो इसका हल क्या निकलेगा? तो इस महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल है कि राजस्थान नहीं बनेगा पंजाब, तो इसका हल क्या निकलेगा? पंजाब राजस्थान नहीं बन पाएगा, इसके मायने क्या हैं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे सवाल की बात करते हैं, पायलट पर कांग्रेस बीच का कुछ रास्ता क्या निकाल पाएगी? बीच का रास्ता कांग्रेस की तरफ से निकलेगा क्या कि दोनों ही पक्ष खुश रहें और सही तरीके से कांग्रेस आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जमीन पर उतरे जनता के बीच वोट मांगने के लिए? तीसरे सवाल की बात करते हैं, अनुशासनहीनता के मामले पेंडिंग है, तो जल्द कैसे हल निकलेगा? क्योंकि अनुशासनहीनता की बात लगातार है, चाहे 25 सितंबर की बात हो या 2020 का मानेसर एपिसोड हो, तो उसका क्या हल निकलेगा और उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई होगी? चौथे सवाल की बात करते हैं, कांग्रेस की समस्या विकट है क्योंकि चुनाव निकट है, तो कांग्रेस जल्द से जल्द कैसे इस मामले का निपटारा करती है, क्योंकि जितना ज्यादा देर होगी उतनी ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके उनका तारुफ करवाते हैं, परिचय करवाते हैं। हमारे साथ रामनारायण जी हैं, रामनारायण मीणा जी कांग्रेस के विधायक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, बीजेपी से हमारे साथ यहां मौजूद हैं। और साथ ही साथ दो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी है, निरंजन पोद्दार साहब राजनीतिक विश्लेषक, और वहीं हमारे साथ पोद्दार साहब भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल सीधे तौर पर रामनारायण जी आपसे मेरा, पंजाब नहीं बनने दूंगा राजस्थान प्रभारी कांग्रेस ने कह दिया, इसका मतलब क्या है भाई? साफ है कि प्रदेश में कांग्रेस वापिस आ रही है, ये भावना आम जन में बनती जा रही है। शहरों में कुछ भी कहें, शहर वाले किसको वोट देते नहीं देते उनका अपना तरीका है, लेकिन पंजाब में जो स्थिति हुई, कांग्रेस जीत रही थी, सब कुछ ठीक हो रहा था, बिना किसी ज्यादा विचार परामर्श के पंजाब के
लीडरशिप को बदला गया। नतीजा हुआ, माने सुखजिंदर सिंह जी रंधावा बहुत सीनियर लीडर है, ये यदि शायद चीफ मिनिस्टर बनते तो बन जाते, लेकिन कुल मिलाकर के पंजाब में एन मौके पर जो कुछ हुआ वो नुकसानदायक कांग्रेस के लिए रहा। अब ठीक है, मंत्रिमंडल के बारे में क्या निर्णय लेती है हाईकमान, मुख्यमंत्री जी और सबसे बड़ा हाईकमान का हमारा प्रतिनिधि रंधावा साहब है, जो भी निर्णय लेंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं किसी तरह से भी जल्दबाजी का निर्णय नहीं लेकर के और पंजाब की घटनाएं पुनर्जीवित नहीं हो, और राजस्थान हमारा जो स्टेट है, जो सबसे बड़ा स्टेट है, इसमें कांग्रेस वापिस आए और जनता की सेवा उसी तरह से कर रहे हैं जैसे आज कर रहे हैं। इसलिए उनकी भावना बिल्कुल शुद्ध है, वो सीजन पॉलिटिशियन है, पुराने पॉलिटिशियन है और उन्होंने त्याग भी किया है। लेकिन राम नारायण जी, देरी नहीं लग रही आपको कि हो रही है? इससे जितना ज्यादा देर होगी उतना ज्यादा नुकसान होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देर का मतलब जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए जिससे आम जन के दिमाग में कोई गलतफहमी भी निकले और आम कार्यकर्ता दुखी और पीड़ित। तो आज कार्यकर्ताओं में उत्साह है योजनाओं को लेकर के, व्यक्तियों के बारे में हो सकता है, तो लोग वोट नहीं देते, कौम के ऊपर असर नहीं हो, बड़े पदों पे बैठ सकते हैं, या अभी निगम बोर्ड का गठन में ऐसे ऐसे लोग ले लिए, बहुत सी शिकायतें के बीजेपी के हैं, या कभी वार्ड मेंबर तक नहीं जीते, तो गलतियां हुई है। अब ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बता पाए या क्या गलती हुई है, लेकिन अब रंधावा जी पूरी तरह से पुराने पॉलिटिक्स से उनका दिमाग उसी तरह से चल रहा है जैसे कांग्रेस की लीडरशिप का चलता है। वो लीडर है कांग्रेस के, वो बिल्कुल जो निर्णय लेंगे कांग्रेस के हित में लेंगे, प्रदेश के नहीं, हित में उन्होंने ये लेंगे। भी कहा कि अनुशासनहीनता तो हुई है, अनुशासनहीनता तो हुई है जी, और मैं डिस्कस कर रहा हूं, स्टडी भी कर रहा हूं। अनुशासन कमेटी लेगी, अनुशासन कमेटी को देरी नहीं करना चाहिए। उनका कहने का मतलब वो सीधे नहीं कर सकते क्योंकि अनुशासन कमेटी में भी सीनियर लीडर्स है, लेकिन उनका जो हिंट है कि भाई आप लीजिए ताकि सारा माहौल सेटल हो जाए और किसी तरह से किसी को करने का मौका नहीं मिले। मनीष पारीक साहब बन रही है जी, मनीष पारीक साहब, ये कर लिया है बहुत जल्दी और अच्छा कर, कर्नाटक और मध्य प्रदेश गहलोत साहब ने नहीं होने दिया। अब यहां रंधावा जी कह रहे हैं कि पंजाब में होने नहीं दूंगा, आपके नेता कह रहे हैं कि तेल भी देख रहे हैं, तेल की धार भी देख रहे हैं, लेकिन इस आपदा में कुछ अवसर नजर नहीं आ रहा, लग रहा है आपको? नहीं रविंद्र, बात यह है कि रंधावा जी ने ये तो कह दिया है, जिक्र तो पंजाब का कर ही दिया है कि अच्छी भली चलती सरकार के बाद पूरी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है। वहां पे अमरिंदर सिंह को मना नहीं सके, यहाँ पे सचिन पायलट रूठे हुए हैं। अब वो क्यों रूठे हैं, भ्रष्टाचार का क्या मामला है, अभी कह रहे हैं आईएएसओ के खिलाफ कार्रवाई करी, वही मुख्यमंत्री जो अभियोजन स्वीकृति सबसे कम दे रहे हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो कहा है रिपोर्ट में, उसमें राजस्थान का भ्रष्टाचार के ग्राफ में ऊंचा स्थान है। दोनों बातें परस्पर विरोधी है, इसीलिए जो युवाओं के साथ 50 बरस की उम्र के लोगों को 50% टिकट देंगे, ऐसा उदयपुर में चिंतन मंथन हुआ था। वहां पे अब सफेद दाढ़ी मूछों वाले लोग आ गए हैं और रंधावा जी जो से पहले अजय माखन अपेक्षाकृत जवान थे वो हटा दिए गए हैं। ये सब इनका इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन रंधावा जी की बात कर रहा हूं ना, आप तेल और तेल की धार देख रहे हैं आपके नेता, तो ये बताइए कि कांग्रेस के इस आपदा में आपको कुछ अवसर नजर आ भी रहा है अपने लिए, पार्टी के लिए? मैंने आपको निवेदन किया कि 52,000 बूथों तक भाजपा का संगठन बन गया है और बूथ समिति के बाद पन्ना प्रमुखों की नियुक्तियां हो गई है। कुल मिला के 10 लाख कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं मैदान में, और वो सब जनता उनके साथ है। क्योंकि जितने आपने देखा 8,500 मर्डर हो गए, 12,000 बलात्कार हो गए 24 महीनों में। जो कांग्रेस में कानून व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ाई है, जिनसे जो वादे करे थे वो पूरे नहीं करे हैं, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, मिनिस्टर हटाने पड़े 3-3 और उनको बड़े बड़े ओहदे बख्श दिए। तो जिनको पूछा था मुख्यमंत्री जी ने कि शिक्षा मंत्री जी के कार्यक्रम में कि आपको शिक्षकों से पूछा क्या भ्रष्टाचार आपको ट्रांसफर के लिए पैसे देने पड़ते हैं, सब टीचर्स ने कहा हाँ देने पड़ते हैं। ये ऐसा वाकया था जो कभी नहीं हुआ, उसके बावजूद उनको वहां मंत्रिमंडल से हटा दिया, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। ठीक ऐसे ही जो चिकित्सा मंत्री ने 35,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 लाख रुपए में खरीद के भ्रष्टाचार किया, उनको गुजरात का प्रभारी बना दिया। जिन्होंने 10,000 करोड़ राम नारायण जी, जहां मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले के ऊपर कार्रवाई तो यहाँ राजस्थान की सरकार, राजस्थान प्रदेश में की, और मनीष पारीक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने मामले आ गए सामने और कुछ हुआ नहीं उनका। भ्रष्टाचार 3 मिनिस्टरों को हटाया क्यों आपने? नहीं,
मनीष पारी जी, और यदि 80 मेरी बात लोगों ने सुने तो मैं इस्तीफे दे आपको दिए, बड़ा किताब उसके बाद उनको थोड़ी स्वीकार करूंगा। ही नहीं किया। बाकी वो जल्दबाजी में बहुत कुछ बातें गलत कर रहे हैं। ये सही है, जितने 3 प्रोसिक्यूशन मंत्री हटाए ना आपने, उनको देने तीनों चाहिए थे मंत्री हटाए, स्वीकृति, आप भ्रष्टाचार सुनिए, कोरोना में हुआ वो था। नहीं दे रहे। इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है, और मैं साफ करना चाहता हूं, मुझे ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि अकेला मुख्यमंत्री क्या करेगा। मंत्रिमंडल में जिस तरह के लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री की अपनी मजबूरी है कि उन आदमी के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे। आज मंत्रिमंडल काम कर रहा है, मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, राजस्थान को संभाल रहे, इसलिए उनकी समस्या हो सकती है, उनकी व्यस्तता हो सकती है, लेकिन अब सारी बातें मुख्यमंत्री को कह दिया है कि मेरे नॉलेज में है और मैं करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं कि आपको अगले 2 महीने में सारा असर नजर आ जाएगा। ये दिव्या और उसमें मदेरणा आपके का लोग भी- शीशा किसने तोड़ा है, राम नारायण जी? दिव्या मदेरणा अभी देखिए- विधायक ही सुरक्षित नहीं है राजस्थान देखिए, में। मैं आपसे उसने अर्ज कहा था करूं, बेटी हूं, लड़ बीजेपी सकती हूं, उसके बीजेपी कांच के में शीशे आप तोड़ मेरी दिए। बात सुनोगे, आपकी बात मैंने सुनी, आप मेरी बात सुनिए कृपा करके, आप तो बड़े अच्छे वक्ता हो। आपकी पार्टी में सीपी जोशी किसने बनाया और अरे उसके उम्मीदवार कांच कौन के है? शीशे किसने तोड़े आप दिव्या सुनिए। मदेरणा के, ये तो खैर, बताओ। बिल्कुल ये नहीं, चर्चा का मुद्दा ये नहीं है। मैं मिथिलेश जैमिनी साहब के पास आता हूं। मिथिलेश जैमिनी साहब, आपसे जानना चाहूंगा बतौर वरिष्ठ पत्रकार, ये बताएं कि क्या कांग्रेस इस मामले को पायलट एपिसोड के सही तरीके से हैंडल और टैकल कर रही है? जो आज ये बात महत्वपूर्ण कही गई रंधावा जी की तरफ से कि पंजाब नहीं बनने दूंगा राजस्थान को, क्या दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पी रहा है? देखिए रविंद्र जी, जो कुछ रंधावा जी ने कहा है उससे एक उम्मीद जती है कि कल जब खड़गे साहब के आवास पर बैठक होगी तो कोई फैसला निकलेगा। और जो छन छन के बातें आ रही है उसमें साफ कह दिया गया जादूगर का जादू चल गया है, और सचिन पायलट को कल कह दिया जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट का प्रभारी बनना है तो बनिए, राजस्थान को मत छेड़िए। आपको कांग्रेस में रहना है तो रहिए, नहीं मत रहिए, ये कांग्रेस में तय हो चुका है और कल इसकी घोषणा होनी बाकी है। तो सचिन पायलट को एक बड़ा झटका लगने वाला है, जो राजेंद्र राठौड़ ने आज संकेत दे दिए हैं कि सचिन पायलट अपनी राजनीति की दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार है। दूसरा एक जो बड़ा अहम सवाल उठ के आ रहा है कि सचिन पायलट के अनशन के पीछे कौन है? क्या 2020 जुलाई का मानेसर प्रकरण छाया की तरह घूम रहा था इस अनशन के पीछे? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने जो पैसे दिए थे उनके बदले उन्होंने कहा कि आप बदला लीजिए, जो वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में गठजोड़ है आप अनशन करके उसको उजागर कीजिए। एक मुद्दा यह भी उठ रहा है। एक तीसरा मुद्दा जो सबसे अहम मुद्दा है, वो मुद्दा यह उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट ने जो वसुंधरा राजे पर हमला बोला है उससे यह विपक्ष जो आज तक अशोक गहलोत को घेर नहीं पा रहा था, क्या घेरेगा? ये 3 सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। और चौथा सवाल जो राहुल गांधी के साथ आज नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा और वायनाड में सत्यमेव जयते यात्रा के बाद में जो माहौल बना है, और जो नीतीश कुमार ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं, राहुल गांधी का कद बढ़ा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे मातरम ट्रेन के उद्घाटन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसा है, वो भी एक सवाल है कि आप इस संकट के दौर में आप यहां आए। तो निरंजन पोद्दार साहब, क्या आपको लगता है कि सचिन पायलट खाली हाथ लौटेंगे? उनको बिल्कुल जो अपेक्षा है वो नहीं मिलेगा, या जो आस और कयास लगाए जा रहे हैं उस पर बात नहीं बनेगी? देखिए रविंद्र जी, अगर मैं रंधावा जी के बयान की बात करूं तो उनका भी जो संदेश है, छुपा हुआ संदेश, वो यही है कि हम राजस्थान को पंजाब बनने नहीं देंगे। यानी कि जैसे पंजाब के अंदर सिद्धू की जिद के आगे बैठ करके और चुनावों से ठीक पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को वहां पे डिस्टर्ब किया गया, उनका कहने का तात्पर्य ये है कि सचिन पायलट जी की जिद के आगे पार्टी झुकेगी नहीं। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, इसके अंदर खड़गे जी स्वयं उस टाइम सचेतक थे। जब मैं बात कर रहा हूं 8 या 9 महीने पहले की, जब ये आला कमान के सचेतक आए थे, हाँ 25 सितंबर की बात कर रहा हूं, तो लगभग 8.5 महीने उन बातों को हो गए हैं। और अजय माकन जी और खड़गे जी उस टाइम तत्कालीन जो वर्तमान अध्यक्ष है वो यहाँ पे सचेतक बन करके आए थे। और जिस तरीके से इनके साथ हुआ और उसके बाद में ये जाकर के इन्होंने कहा कि जी हम वहां पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, लेकिन 8.5 महीने में तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो पार्टी आला कमान की भी एक विश्वसनीयता का सवाल तो बनेगा ना कि भाई जो व्यक्ति आज अभी संतुलित
अपनी भाषा को संतुलित रखे हुए है, ना पार्टी के खिलाफ कुछ बोल रहा है, केवल सरकार के खिलाफ सरकार के विपक्ष में बैठा हुआ है। और उसके अंदर भी वो विपक्ष के जो प्रमुख नेता थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको घेर रहा है। हाँ, उसके लपेटे के अंदर इनडायरेक्ट रूप से अशोक गहलोत की सरकार आ रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पे भी आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी रविंद्र जी, और वो ये थी कि कल जो अनशन के ऊपर बैठे थे वो कांग्रेस नेता सचिन पायलट नहीं बैठे थे। यानी कि इन्होंने भी आला कमान को एक संदेश दे दिया है कि ये कांग्रेस नेता सचिन पायलट नहीं है, ये युवा नेता सचिन पायलट है। क्योंकि वहां पे जो पीछे इन्होंने फोटोएं लगाई थी उसके अंदर कांग्रेस का कहीं कोई जिक्र नहीं था, वहां पे ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी जी की तस्वीर थी। इसका मतलब ये हुआ था कि इन्होंने ये अपना एक संदेश दिया कि भाई अगर आपने मुझे संतुष्ट नहीं किया तो अब मैं तीसरी धारा या मैं अलग लाइन लेकर के चल सकता हूं। और जिस तरीके से कल राजस्थान आम आदमी पार्टी ने इनका 1 मिनट में इनका सहयोग, इनका समर्थन किया और इनके समर्थन के अंदर बयानबाजी, ट्वीट वगैरह हुए हैं, इससे आप ये मान के चलिए कि सचिन पायलट जी ने भी कहीं ना कहीं अब ये जो मोर्चा, और इसके अंदर ये मैं बता दूं, अब अगर यहां से सचिन पायलट बिना कुछ लिए अगर वापस आते हैं और ये मान के चलिए अगर अपनी गर्दन झुकाते हैं, तो मेरे हिसाब से जो इनके समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं निराश होंगे। और भविष्य के अंदर इनके ऊपर कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर दाव लगाने से पहले 4 बार सोचेगा। क्योंकि राजनीति के अंदर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी मायने रखती है रविंद्र जी। केवल आप एक जनता से कनेक्ट करते हैं, आप शालीन व्यक्ति हैं, आप मेहनती हैं, केवल यही चीजें नहीं, राजनीति में बहुत सारी चीजों का। राम नारायण मीणा जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। यह बात अच्छी है कि आला कमान की तरफ से जिसका जिक्र आज खुद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि राजस्थान की योजनाओं के कामकाज को सराहा गया है और इन्हीं के आधार पर चुनाव में आगे आने की बात कही गई है। लेकिन कोई संगठन, कोई राजनीतिक दल बनता है तो वो लोगों से बनता है, और लोगों की अगर बात होती है तो अगर आप सरकार में हैं तो कामकाज की बात होगी, आपके मुखिया की बात होगी, आपके महत्वपूर्ण नेताओं की भी बात होगी। तो क्या सरकार के कामकाज, सरकार के मुखिया के साथ साथ आपकी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता जिन्होंने 2018 तक, 2013 से 18 तक बतौर अध्यक्ष कड़ी मेहनत की थी, उनकी जरूरत साफ तौर पर आपको नहीं लगती है क्या? देखिए, ये साफ है, रंधावा जी ये तो कंट्रोल करने की स्थिति में आते जा रहे हैं का हाई कमान मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। नंबर 2, मुख्यमंत्री जी के जो स्टेटमेंट है वो अपनी जगह पे है, मुख्यमंत्री जी की हर बात अपनी जगह पे है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम के बारे में कुछ कहा? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए जो काम काज है ये तो बीजेपी भी सराहती है, सभी सराहते हैं। हमारे जो विधायक हैं वो किसी भी गुट की बात करें, हालांकि गुट चुनाव में एक हो जाता है, फिर भी उन्होंने भी मुख्यमंत्री के हर काम को सराहना की है। मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, मेरे क्षेत्र में 5 बड़ी पुलियाएं बन रही है, कभी सोचा नहीं था। पूरा क्षेत्र, इवन बीजेपी के लोग भी जाकर के वहां देख लीजिएगा, प्रसन्न है। तो जो काम है, जो नीतियां हैं, जिस मनीष पारिक जी, आप यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बता रहे थे, यहाँ तो रामनारायण जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता बहुत प्रसन्न है। और ये तो हमने देखा भी, जब जिलों की घोषणाएं हुई, जिलों की और संभाग की घोषणा हुई, तो बीजेपी के नेता, विधायक, जनप्रतिनिधि बिल्कुल वाहवाही करते नहीं थक रहे थे मुख्यमंत्री की। एक भी एमएलए को ऐसे लगता है कि अगर उनके जिला बन जाने से फायदा हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक विधायक के नाते वो कहता है। लेकिन अभी ये जो सिर्फ उटव्वल चल रहा है कि हम इसमें शामिल होंगे या हमारे जिले को क्यों नहीं बनाया, या वहां पे आप कितने, कम से कम 17 जिले ऐसे हैं जो बनने को तैयार थे, अब उन सब में आक्रोश की आग सुलग रही है। और यहां तक कि ये भी लड़ाई हो रही है कि कौन सा कस्बा कहां मिलेगा, हम उसमें नहीं जाएंगे, बहरोड में, हम तो इसमें रहेंगे। कोई कह रहा है हम कोटपुतली में शामिल नहीं होंगे, कोई कहता है हम सांबर में, कोई दूदू में नहीं जाएंगे। ये जो सारी सिर्फ उटव्वल है उसने सारी बातों को ओपन कर दिया है कि ये इनका गलत डिसीजन था। और जो इन्होंने चुनावी रेवड़ी को जिला बनाया, रामनारायण जी चुनावी रेवड़ी बना दिया, आप ही की पार्टी, रामनारायण जी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेता रामनारायण जी खुद भी जानते हैं कि इनके इलाके में जो जिले बनने की कवायद है उसकी कितना असंतोष फैल रहा है, उसके कारण कितना बुरा हो रहा है। इवन देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, उसके बाद अपनी बात करना। बोलिए रामनारायण। जिले जल्दबाजी में बनाए गए, ये कोई माने नहीं माने, मुख्यमंत्री जी भी माने नहीं माने, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। 19 की जगह 10-12 बनते या 21 बनते। वो जल्दबाजी में निर्णय हुआ है, इसलिए वो मुख्यमंत्री जी चाहते थे मैं बेटर से बेटर दूं, तो उसे इतने अच्छे बजट में कोई ना कोई कमी रह जाती है। मनीष पारिक जी, मेरा सवाल एक आपसे है, बीजेपी सचिन पायलट जी को कैसे बतौर एक राजस्थान के एक देश के नेता के तौर पर देखती है?
नहीं, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बड़ी बात यही है राजेंद्र, मैं आपको कहना चाहता हूं राजीव, कि ये इनका अपना विषय है, पर ये जो पहले से कहते आ रहे हैं कि मैंने मेहनत करी, मैंने कांग्रेस को जिताया और मेरी जगह दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया, तो इनका अपना अंदरूनी मामला है। दूसरी बात यह है कि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे इन्होंने उठाए हैं वो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचारों को दबाने के लिए उठाए हैं, तो ये आपस में मिली भगत हो ही सकती है। यही आलाकमान को बोलेंगे कि मैंने कांग्रेस पार्टी की बात करी है लेकिन भ्रष्टाचार भाजपा का करी है, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसके कारण पूरे राजस्थान में जो बात हुई है वो इनके मंत्रिमंडल को लेकर होने लगी है, जो इनकी सरकार में भ्रष्टाचार में। मिथिलेश जैमिनी साहब, मैं एक कमेंट आपसे चाहूंगा, जैसा आपने जिक्र किया कि अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है, को निराश अभियोजन स्वीकृति नहीं देने के बाद कार्रवाई का कोई मायना नहीं रहता है। कि सचिन पायलट उसके आगे का कदम सोच चुके हैं कि उनको क्या करना है, उसके नफा नुकसान को देख चुके हैं? देखिए, सचिन पायलट के पास 2-3 विकल्प हैं, जिसमें एक विकल्प हनुमान जयंती के दिन हनुमान बेनीवाल ने बताया उनको कि आप आरएलपी की तरह एक अलग पार्टी बनाइए, हम आपसे समझौता करेंगे। आम आदमी पार्टी, ओवैसी और बसपा, ये चारों मिल जाते हैं तो राजस्थान में जो वोट शेयर है, जो 20% थर्ड फ्रंट को मिलता है, वो 22 से 25-30% तक जाता है, तो 70 सीटें आती। एक फॉर्मूला ये है। एक सेकंड फॉर्मूला है जो मानेसर में छोड़ के चुका है, वो भी हवा दे रहा है, जिसमें आपको याद होगा सतीश पूनिया जी ने कहा था कि सचिन पायलट के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन मिथिलेश जी, अभी तक अगर आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हैं सचिन पायलट, जिसमें आह्वान करते हैं, ऐलान करते हैं कि मैं मौन अनशन पर बैठूंगा, तब उन्होंने ऐसी ना तो सरकार को लेकर सीधा कुछ बात कही, ना आलाकमान को लेकर बात कही। जब वो अपना अनशन खत्म करते हैं तब उन्होंने कुछ इस तरह की बात नहीं कही, और अभी तक भी वो आलाकमान से बैठक का इंतजार कर रहे हैं, बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा लगा नहीं कि इतना बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है सचिन पायलट की तरफ से। देखिए, आपको अगर आप बड़े डिसीजन नहीं लेंगे तो ये राजस्थान की धरती है, वीर भोग्या वसुंधरा। इस धरती पर जो लड़ेगा, जो लड़ाका है, उसी का सम्मान होता है। आप पहले भी गर्दन झुका के आ गए, आपको कुछ नहीं मिला, 3.5 साल से बैठे हुए विधायक के रूप में। अब जब आप 1.5 साल उप मुख्यमंत्री थे, तब आपके कार्यकाल में महज एक कैबिनेट की मीटिंग हुई, तब आप वसुंधरा जी का मामला उठा सकते थे। तो कई मामले हैं, तो वसुंधरा जी का मामला तो आपने उठा दिया, ये तो ठीक काम कर दिया आपने। बीजेपी को भी फायदा हो गया, बीजेपी में भी 2 आदमी सीएम की रेस से बाहर हो गए। जो हनुमान बेनीवाल कहते 12 दूल्हे और एक दुल्हन है, उसमें से 2 दूल्हे बाहर कर दिए। इसके लिए तो सचिन पायलट धन्यवाद के पात्र है। एक को अशोक गहलोत जी ने बाहर कर दिया संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा उठा के, और एक को जो खान घोटाला और ईरान के जो कालीन है उनको उठा के सचिन पायलट ने बाहर कर दिया। ओम बिरला एक्टिव हो रहे हैं। एक लास्ट कमेंट आपसे लूंगा कि अगर रंधावा जी ये कह रहे हैं कि पंजाब बनने नहीं दूंगा, तो फिर ये स्थिति किस रूप में पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है, सरकार को फायदा पहुंचा सकती है? एक ऐसा प्रदेश जहां हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं। देखिए रविंद्र जी, जो वर्तमान स्थिति है इसके अंदर कांग्रेस को कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से नुकसान तो होना ही है, लेकिन ये इनको निर्णय करना है कि इनको कम नुकसान किस चीज में होना है। और अगर हम बात करूं सचिन पायलट जी की, तो देखिए आज अगर सचिन पायलट पार्टी से नाराज होते हैं या पार्टी छोड़ते हैं या कोई तीसरा विकल्प ढूंढते हैं, तो इस चीज को आप ये मान के चलिए कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लिए राजस्थान के अलावा हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर भी सचिन पायलट जी की जो स्वीकारोक्ति है, उनके समाज के अंदर बहुत बड़ा समाज उनका है और राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक समाज है, और साथ में उनके साथ एक अल्पसंख्यक बिल्कुल, और बिल्कुल निरंजन जी सही बात करी। और आपकी इसी बात को के नोट पर इस डिबेट को हम यहां खत्म करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर इतनी आसानी से कांग्रेस आलाकमान खारिज नहीं कर सकती, और इसीलिए बड़े ही समझ बूझकर यहां पर कदम उठाने की जरूरत है, और लग भी ऐसा ही रहा है। और जो हमने आज प्राइम डिबेट के सवाल रखा था वो लगातार स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। मैं बता दूं, हमने सवाल रखा था अपने दर्शकों के लिए कि पायलट के मुद्दे पर कांग्रेस क्या इस मामले को सुलझाने में कामयाब होगी, तो हाँ में 69% लोगों ने जवाब दिया और 31% लोगों ने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद देखिए अब जो सचिन पायलट को है कि मामले का कुछ ना कुछ पटाक्षेप सही तरीके से होगा और उनकी एक सही से विक्ट्री होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों ही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम डिबेट